Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about introduction of vectors. कुछ विद्यार्थी का कहना है कि वेक्टर का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है। तो विद्यार्थी, जब हमारे फिजिक्स में कोई चीज आपको न समझ में आए तो आपको फिजिक्स की डिफिनीशन एक बार सोच लेना चाहिए। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। जैसे हमारा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, आप हमारा नाम जानते हैं, हमारे गांव का नाम जानते हैं, तो आप हमारे घर पर पहुंच पाएंगे? तो नहीं पहुंच पाएंगे। आप जानते हैं हमारा घर यहाँ पे है, यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो 5 किलोमीटर आप किस डायरेक्शन में जाएंगे? इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर। अब बताइए कितना डायरेक्शन हो रहा है? 5 किलोमीटर किधर जाएंगे? आप 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाइए और वहां नाम पूछकर घर पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये 5 किलोमीटर हमारा विद्यार्थी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये ईस्ट वाला डायरेक्शन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी विद्यार्थी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो वहां पे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, वहां हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन। स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, no direction are called स्केलर क्वांटिटी। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन नहीं रखता है, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। यस, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे डिस्टेंस हुआ, मास, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे विद्यार्थी एक्सेप्शन है। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है, इसके बावजूद भी ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, अभी आपको बता रहे हैं। अब एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की डिफिनेशन देखा जाए, द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या है? मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और एक चीज और चाहिए, तो वेक्टर एडिशन के लॉ को वो फॉलो करता हो, तब हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, वेट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा। इसमें सभी में डायरेक्शन होता है। तो जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ये बात और क्लियर होती चली जाएगी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये किसी डायरेक्शन में ही हो सकता है। और अगर आप इस टाइप से चल रहे हैं, तो इस पथ से अगर ए से बी पे आप पहुंचे हैं, तो यहाँ कोई फिर डायरेक्शन नहीं है। यस, तो ये हो गया डिस्टेंस अगर इस पथ पे आप चल रहे हैं। और ए से बी ये सीधा वाला क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डायरेक्शन की आवश्यकता होगी। वेट, जैसे हम 50 kg के हैं, तो 50 kg हमारा वेट जो है ये डायरेक्शन अर्थ के सेंटर की ओर वर्क करता है। ये वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जैसे इस पथ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसी डायरेक्शन में जाएगा। जब आप सीधे रोड पे जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आगे ये सब कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। हाँ, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब एक बात फंसता है यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है? प्रेशर भी विद्यार्थी ध्यान दें, प्रेशर WSURE, प्रेशर भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। हाँ देखें विद्यार्थी, इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट समझाया जाता है वो ये हो, जैसे 3 एम्पियर का करंट यहां से जाए, 4 एम्पियर का करंट यहां से जाए, और ये 90 डिग्री पर हो, तो यहां से
7 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, जो समझाया जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड के इक्वल जो है करंट फ्लो करता है। जबकि वेक्टर एडिशन का रूल है, जैसे ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होता है विद्यार्थी, जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होता है? 5 होता है। अगर ये 3, 4 को ऐड करके यहाँ 5 एम्पियर करंट फ्लो किया होता तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते। तो इसमें डायरेक्शन होते हुए भी यह स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि यह वेक्टर एडिशन के लॉ का पालन नहीं करता है। तो इसीलिए इसमें डायरेक्शन होते हुए भी यह स्केलर क्वांटिटी है। तो ये 4, 4 यहाँ एंगल से नहीं, एंगल इसलिए समझाया गया है कि 90 पे आप जानते हो 3, 4, उसके बाद डायगोनल पे क्या आता है? रिजल्टेंट 5 आता है, ये कहा गया है वहां पे। हाँ विद्यार्थी, आप कहेंगे कि इसका हमारे नेचर से क्या लेना देना है? तो जैसे स्केलर क्वांटिटी, विद्यार्थी आप जैसे नौकरी पा गए, बाई चांस नौकरी पा गए, तो आपको बस मुर्दों की तरह जिंदा रहने की आदत पड़ गई है। यहाँ लोगों को केवल अपने से मतलब है, आप वेतन लेते रहिए और आप ईमानदारी से अपना वर्क ना करिए। आपका एक सोच होना चाहिए अच्छे डायरेक्शन में कि हम मेहनत से पढ़ाएंगे, हमारे बच्चे जो है ये देश का भविष्य है, देश का नाम रोशन होगा। अगर इस टाइप की थिंकिंग आप नहीं रखते हैं, इसका मतलब है आप स्केलर क्वांटिटी की श्रेणी में रखे जाएंगे। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई अच्छी सोच आपके अंदर नहीं है, तो आप इस हिसाब से अपने आप को सोच सकते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, अगर इस टाइप से आप सोचते हैं तब। वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में वो टीचर आएंगे विद्यार्थी जो वेतन लेते हैं और अच्छी सोच रखते हैं कि हम ईमानदारी से अपना वर्क करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छे से, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इससे देश का नाम रोशन होगा। अगर कुछ इस टाइप की थिंकिंग आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि क्या है, आप वेतन तो ले ही रहे हैं, क्वांटिटी हो गया, एक अच्छा डायरेक्शन है, ये भी है आपके पास। यस, तो दोनों चीज है। जब दोनों चीज है तो वो वेक्टर क्वांटिटी की श्रेणी में आ जाएगा। तो सोचेंगे तो हर चीज हमारी फिजिक्स में जो है आपसे मेल खा जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर को विद्यार्थी एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एरो का जो है लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि उसकी ये नोक जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज यहां बताना है। और आपको ये डायरेक्शन जानना चाहिए, ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। न्यूमेरिकल में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप टीचर हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप इस हिसाब से केवल पढ़ा रहे हैं कि किसी तरह से पढ़ाया जाए ताकि लड़के बोर्ड में अच्छा नंबर पा जाए। तो आप समझिए छोटा सा वेक्टर होगा ये। यस, अगर आप सोचते हैं कि खूब मेहनत से पढ़ाया जाए ताकि ये बच्चे कंपटीशन में भी बीट कर सके, तो ऐसे केस में वो वेक्टर क्या करना होगा, ये वेक्टर को और लंबा ले सकते हैं। ये चीज देखिए, ये और लंबा ले सकते हैं। तो आपकी, लोग कहते नहीं कि आपकी सोच आसमान से ऊंचा है, तो ये चीज यहां पे है। तो इस टाइप से मैग्नीट्यूड फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं अगर आपकी ये थिंकिंग है कि बच्चा जो है कंपटीशन बीट कर जाए, तो जाहिर है इसके लिए लेबर भी तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं हो गया। और डायरेक्शन तो है ही है उस क्षेत्र में, और मतलब लड़का कंपटीशन वगैरह बीट करे, और ये बोर्ड लेवल की सोच है, ऐसा मान सकते हैं। तो हमारे फिजिक्स को जब भी आप सोचेंगे तो नेचर से एकदम मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। हाँ विद्यार्थी, इसे और क्लियर किया जाए। ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। द एरो इज कॉल्ड वेक्टर। द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड द टिप ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। जो एरो का लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये टिप मतलब ये वाला एरो हेड, ये जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। अगला हेडिंग देखा जाए, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो विद्यार्थी, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो तो उसकी स्टडी के लिए हम लोग पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंसेप्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे देखा जाए, ए वेक्टर व्हिच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन
ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स इन फिगर। तो फिगर देखा जाए क्योंकि न्यूमेरिकल आपको लगाना है और ये बहुत जरूरी है, और ये जो है बायो ग्रुप वाले लड़के जो है इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। ध्यान दें, जैसे यहाँ फिगर देखा जाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक पोजीशन वेक्टर हो गया ओपी, एक पोजीशन वेक्टर हो गया ओक्यू, और एक वेक्टर है आपका पी क्यू। अगर इसको हम लोग वेक्टर मेथड से ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करें, देखिए यहाँ पे इन फिगर वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर ओक्यू। अब वेक्टर पी क्यू को यहीं रहने देते हैं और वेक्टर ओक्यू यहाँ पे है ही है, ओपी वेक्टर उस साइड ले गए, तो वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू आ रहा है वेक्टर ओक्यू माइनस वेक्टर ओपी। ओक्यू यहाँ पे देखिए R2 माइनस R1। मतलब आपको ये ध्यान देना चाहिए विद्यार्थी, अगर वेक्टर पी क्यू आपको फाइंड करना है, मतलब पी से क्यू डायरेक्शन में वेक्टर आप चाहते हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मतलब बाद वाला पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल वाला पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ध्यान दें, अगर ये उल्टा होता, आपको क्यूपी की जरूरत है न्यूमेरिकल में, तो ऐसा ऐड करेंगे OQ प्लस QP इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर OP। तो देखिए OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर इज इक्वल टू OP। तो आपको QP चाहिए तो QP यहां रहने दीजिए, OP अपने स्थान पे है, OQ वेक्टर को उस तरफ जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर आपको विद्यार्थी QP वेक्टर चाहिए तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q होता है, और वो है R1 माइनस R2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो विद्यार्थी इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। वो न्यूमेरिकल में ऐसा कहेगा तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में विद्यार्थी पहला हेडिंग है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। तो पैरेलल वेक्टर विद्यार्थी ये देखिए, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, सबका डायरेक्शन एक होना चाहिए। उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा उससे हमसे नहीं मतलब, केवल एक कंडीशन है सेम डायरेक्शन। ध्यान दें, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। ध्यान दें, तो एक डायरेक्शन में होना चाहिए तो पैरेलल वेक्टर। अगर आप नेचर में यहां पे ढूंढेंगे आप ये कंसेप्ट, तो आप समझिए जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा है, सभी लोग एक डायरेक्शन में सोचते हैं। अगर वास्तव में वो राष्ट्रवादी विचारधारा है तो उनकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र की तरक्की हो, तो वो कहेंगे पैरेलल वेक्टर है। और पैरेलल वेक्टर का मतलब है कि अब उसमें सब एक जैसा तो अच्छाई सोचते नहीं, किसी में कुछ कम अच्छाई है, किसी में बहुत ज्यादा अच्छाई है, किसी में और कम अच्छाई है। राष्ट्रवादी सोच भी जो लोग रखते हैं तो सबका मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं हो सकता, सबका डायरेक्शन तो एक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के अंतर्गत दूसरा हेडिंग है इक्वल वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर में ये है विद्यार्थी कि देखिए सभी वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तब हम उसे इक्वल वेक्टर कहेंगे। और इनके बीच जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। तो एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स इज ऑलवेज 0 डिग्री, क्योंकि ये भी तो उसी सेम डायरेक्शन में है सब लोग, बशर्ते इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया और डायरेक्शन तो सेम ही है। हाँ, एंटी पैरेलल वेक्टर, जब पैरेलल हम जानते हैं तो एंटी पैरेलल भी जान जाएंगे। ध्यान दें, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल वेक्टर देखिए, एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 180। ये चीज देखिए यहाँ पे, एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, मतलब एक इधर हो एक इधर हो, तो इनके बीच का एंगल जो है
180 डिग्री होगा। अगला है विद्यार्थी नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स। दोज वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है। एंगल बिटवीन टू अपोजिट वेक्टर इज ऑलवेज 180। यहां भी वही चीज रहेगा, 180 एंगल बनाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर और पॉइंट को कुछ हम बताते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। इन फिगर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर को इनिशियल वेक्टर्स। देखिए यहां वेक्टर दर्शाया गया है, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो उसे हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। विद्यार्थी यहां हर चीज का मतलब जानते चलना है, ताकि आने वाले कल में जब हम न्यूमेरिकल पढ़ें तो कहीं हमें कोई दिक्कत ना हो कि हम इसका मतलब नहीं समझ पाए। मतलब समझने के बाद अब इधर आते हैं। को लीनियर वेक्टर्स किसे कहते हैं? तो द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स। एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स इज आइदर 0 और 180। तो कोलिनियर वेक्टर माने जब वेक्टर जो है एक लाइन में हो तो उसे कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। देखिए कोलिनियर वेक्टर ये भी है, एक लाइन में है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच एंगल कितना है, 180 है। कोलिनियर वेक्टर ये भी है, एक ही डायरेक्शन में, इनके बीच एंगल कितना है, 0 है। कोलिनियर वेक्टर ये भी है, ये भी एक डायरेक्शन में है, जिधर भी है भगवान कसम दोनों सेम है, तो जाहिर उनके बीच एंगल कितना होगा, 0 होगा। ये भी कोलिनियर वेक्टर है, लेकिन यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 180। तो इसीलिए कहा गया है कि एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स इज आइदर 0 और 180। तो ये सब न्यूमेरिकल के लिए सतर्क रहना चाहिए, ऑप्शन वाले सवाल में कुछ भी हो सकता है। यस। कोप्लानर वेक्टर विद्यार्थी एक होता है। वेक्टर्स लोकेटेड इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। यस, नोट में लिखा है टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। तो यहां पे देखिए विद्यार्थी, अगर आपको ये सब दिख रहा है, ये कोप्लानर वाला केस है विद्यार्थी। ये देखिए एक लेवल पे रखे गए हैं, कोप्लानर वेक्टर्स है। हमारा पेन आप देखिए, पेन ये देखिए सब एक लेवल पे है। ऐसे चाहे जितना रख दीजिए यहां वहां चाहे जहां, ये सब एक लेवल पे रखे हैं। अगर एक लेवल पे रखे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, कोप्लानर वेक्टर कहेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज और कहा है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। दो वेक्टर विद्यार्थी कहीं भी आप लीजिए, चाहे जहां लीजिए, हमेशा एक लेवल पे मिलेगा। हमेशा दो वेक्टर आप कभी ले ही नहीं पाएंगे कि जो कोप्लानर ना हो। ये कोप्लानर है, ये वाला हो जाएगा। देखिए अगर आपको सब कुछ दिख रहा है ठीक ठीक, तो ये कोप्लानर। हाँ, तीन वेक्टर कोप्लानर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इस फिगर में यहां देखिए ये तीन वेक्टर हैं, 3 वेक्टर्स कोप्लानर वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अब ये कोप्लानर वेक्टर नहीं है। यस, अभी ऐसा कर देते हैं, कोप्लानर वेक्टर नहीं है। तो तीन वेक्टर अगर इस टाइप से हैं तो ये कोप्लानर वेक्टर कहे जाएंगे। अगर ठीक ऐसा हो जाए तो अब ये कोप्लानर वेक्टर नहीं है, ध्यान दें। तो 3 वेक्टर कोप्लानर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दें 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। इतना आपको ध्यान देना विद्यार्थी। डिफिनेशन दोबारा देख लिया जाए, वेक्टर्स लोकेटेड इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर। अगर वेक्टर सेम प्लेन में है तो हम उसे क्या कहेंगे, कोप्लानर वेक्टर कहेंगे। तो हर चीज का मतलब केवल विद्यार्थी समझते चलना है, ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो। हाँ विद्यार्थी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के अंतर्गत कुछ और कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो अगला हेडिंग है कॉन्करेंट वेक्टर्स। देखिए, दोज वेक्टर्स व्हिच पास थ्रू ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड कॉन्करेंट वेक्टर्स। इन फिगर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कॉन्करेंट वेक्टर्स। देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ये सभी कॉन्करेंट वेक्टर हैं क्योंकि ये एक कॉमन पॉइंट से होकर जा रहे हैं। देखिए
पीछे मिलाएंगे तो एक कॉमन पॉइंट पर ही ये लोग मिलते हैं। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो विद्यार्थी इसे हम कहेंगे कॉन्करेंट वेक्टर। हाँ, दूसरा देखा जाए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। तो इसका नाम जीरो वेक्टर है विद्यार्थी। तो इसमें डायरेक्शन तो होता है लेकिन डायरेक्शन कंफर्म नहीं होता कि किधर है, तो आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इसे कहा जाता है। ये हम नहीं जानते कि इसमें डायरेक्शन किधर होता है। अब ये पॉइंट वेक्टर है, यहाँ पे देखिए। अब इसका डायरेक्शन मैं क्या बताऊं, इधर भी हो सकता है, इधर 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 हर जगह हो सकता है डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन तो होता है लेकिन वो किधर होता है ये कंफर्म नहीं होता है, ध्यान दें। तो ये लाइन आप सतर्क रहेंगे इसके। जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी को देखा जाए, देखिए प्रॉपर्टी को समझा जाए, इस यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर व्हेन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। दूसरा पॉइंट देखें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। उसमें कंडीशन दिया इफ दीज वेक्टर्स फॉर्म ए क्लोज फिगर। तो यहां पे देखा जाए विद्यार्थी, इस टाइप के वेक्टर अगर वो क्लोज लूप बना देते हैं, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। अगर इस टाइप का केस कहीं है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अगर ऐसा क्लोज पाथ बनाता है तो इसके लिए क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। नेट वेक्टर हमारा क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। ध्यान दे, वही वो कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर इफ दीज वेक्टर्स फॉर्म ए क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर अगर बना रहा है तो हम उसे कहेंगे क्या, ये जीरो वेक्टर है। ध्यान दे, ये डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ऐसे चल रहा है तो सब ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे हो, ऐसे एक ऐसे हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे नहीं चलेगा। सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और क्लोज पाथ बनाए। यस। तीसरा पॉइंट देखा जाए, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो वेक्टर। अरे भाई कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यही है, ये स्टेशनरी है मतलब रेस्ट पे है, तो ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो वेक्टर बनाएगा। यस। तो चल ही नहीं रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। और इसके वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो कंफर्म नहीं होता है। यस, लेकिन होता है, ये सही बात है। हाँ, चौथा पॉइंट क्लियर किया जाए, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज ए जीरो वेक्टर। देखिए विद्यार्थी, एक सब कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा कब, अरे भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होता है, आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, देखिए मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप से जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब डायरेक्शन और स्पीड दोनों सेम है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा जो वो चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा जीरो आएगा, तो जाहिर है एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। हम समझते विद्यार्थी, आप ये मतलब समझ चुके हैं। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज ए जीरो वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो है क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आएगा, ये जीरो आएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा अपॉन टाइम, तो जीरो अपॉन टाइम मतलब जीरो आएगा, ये जीरो वेक्टर होगा। पांचवा पॉइंट और क्लियर किया जाए, लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये कब ऐसा होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा, व्हेन लैम्डा इक्वल टू माइनस म्यू। अगर ऐसा है तब ये वेक्टर जीरो होगा। ये फर्स्ट वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। यस। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के तहत अगला पॉइंट क्लियर किया जाए, यूनिट वेक्टर। तो ये विद्यार्थी बहुत जरूरी है, इसे ध्यान दें। तो डिफिनेशन में तो यही है, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर ए इज ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ऊपर इस टाइप से कैप लगा दिया जाता है। और यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए को ए भी कहा जाता है। यस। तो जब मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड ए है तो वेक्टर है कितना, ए वेक्टर, मतलब ये यार
ए मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर है इतना, इसलिए यूनिट मैग्नीट्यूड के लिए वेक्टर कितना है, वेक्टर ए बटे ए। तो इसी को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इसे एक कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से। तो वही चीज है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन मतलब जानना जरूरी है। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। हाँ, एक चीज और यहाँ कॉन्सेप्ट लिखा विद्यार्थी, यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखें, ए यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जब उसे वेक्टर क्वांटिटी में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। यूनिट वेक्टर की सहायता से हम लोग उसे वेक्टर में लिखते हैं। यस, तो यह रहा यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट विद्यार्थी। इस पर और अभी हम लोग प्रॉब्लम को देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी अभी और बाकी है। एक न्यूमेरिकल हम ले लिए हैं, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 3j कैप माइनस 8k कैप इज। अब एक चीज विद्यार्थी, अभी हम इसको बताने वाले हैं, तो यहाँ सवाल ले लिए पहले। यहाँ i कैप, j कैप, k कैप ये क्या है, अभी हम बता रहे हैं। ये x एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है i कैप, और y एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है j कैप, और z एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है k कैप। अभी के लिए इतना ही जानिए। ये वेक्टर ये दिया है, ये वेक्टर ये दिया, इनका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब वेक्टर का सम किया जाएगा। रिजल्टेंट को r से दिखा दिए हैं। यहाँ सोल्यूशन देखें विद्यार्थी, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b रिजल्टेंट के लिए। तो रिजल्टेंट ये वेक्टर हो गया। यस, तो इनको ऐड किए, देखो 4i में से एक i निकल गया, 3i आया, 3j प्लस 3j 6j आया, 6k कैप माइनस 8 कैप, माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस 2k कैप आया। तो ये वेक्टर r आ गया, इसका यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर बटे इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है विद्यार्थी, जो i j k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए और रूट लगा दिया जाए। तो देखिए 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, माइनस 2 का वर्ग 4, 3 36 4 40 9 49 वर्गमूल 7, स्क्वायर रूट जो आएगा वो 7 आएगा। देखिए वेक्टर r बटे मॉड वेक्टर r, तो हमारा यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो r वेक्टर का होता है। यही चीज कह रहा है, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स। रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल होता क्या, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, कुछ और कॉन्सेप्ट देखा जाए। अगला हेडिंग है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो i कैप, j कैप एंड k कैप आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ध्यान दे विद्यार्थी, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये 3 डायमेंशनल कहते हैं। ये सब सबके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जानकारी में आपको होना चाहिए, सब सबके क्या होता है, परपेंडिकुलर। भले यहां से आपको ना दिख रहा हो, लेकिन सब सबके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और x एक्सिस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे i कैप कहते हैं। y एक्सिस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वर्क करता है वो j कैप होता है। z एक्सिस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो k कैप होता है। इतनी जानकारी के बाद अब यहां आइए, तो i कैप इज इक्वल टू वेक्टर x अपॉन मॉड वेक्टर x, मतलब x एक्सिस डायरेक्शन में वो रहेगा वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो i कैप आएगा। अगर ये i कैप है तो x एक्सिस डायरेक्शन में विद्यार्थी अगर लिखना चाहे x वेक्टर इक्वल टू x इंटू आई कैप, मतलब x एक्सिस डायरेक्शन में अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड में i कैप से गुणा कर देंगे तो वो वेक्टर हो जाएगा। यस, उसके मैग्नीट्यूड अगर x एक्सिस डायरेक्शन में हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को i कैप से गुणा कर देंगे। i कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की सहायता से वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने अभी पढ़ा है। यस, देखिए अब यहां देखिए j कैप इज इक्वल टू वेक्टर y अपॉन मॉड वेक्टर y। तो अगर j कैप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसका वेक्टर बटे उसका मॉड, ये हो जाएगा।
अगर वाई एक्सिस डायरेक्शन में कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है जिसका केवल हमें मैग्नीट्यूड फाइंड है, तो हम उसकी यूनिट वेक्टर मतलब वाई एक्सिस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर वर्क करता है उससे गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। तो वाई वेक्टर यहाँ तिरक गुणा कर देंगे, वाई वेक्टर इज इक्वल टू वाई इंटू जे कैप। तो इससे पहले कंसेप्ट विद्यार्थी हम बताए हैं कि वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। तो वाई एक्सिस डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड मालूम है तो वहां पे यूनिट वेक्टर लगा देने से वो क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है वो पूरा। यस, हाँ, के कैप इज इक्वल टू मतलब जेड एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर जेड अपॉन मॉड वेक्टर जेड, और जेड एक्सिस डायरेक्शन में वेक्टर ग्रुप में अगर लिखना चाहे तो वेक्टर जेड इज इक्वल टू जेड इंटू के कैप। के कैप जेड एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। विद्यार्थी जेड एक्सिस डायरेक्शन में अगर हमें मैग्नीट्यूड मालूम है तो के कैप से गुणा कर देने से वो हमें वेक्टर मिल जाता है। ध्यान दें, के कैप जेड एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो विद्यार्थी ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का कांसेप्ट है जिसको आपको अवश्य जानना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा भी गया है यहाँ पे और सभी परपेंडिकुलर होते हैं, इसका आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। ध्यान दें, तो इसका ज्ञान रहेगा तभी आगे का कांसेप्ट ठीक हो पाएगा। हाँ, अगला विद्यार्थी देखा जाए पोलर वेक्टर। तो वेक्टर्स व्हिच हैव इनिशियल पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स हुआ, एक्सेट्रा, ये है पोलर वेक्टर। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट पी क्यू, देखिए यहाँ पे, तो पी क्या है, इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट है तो इसे हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं। यस, एक्सियल वेक्टर जो कि बहुत जरूरी है लेकिन यहाँ समझने में समझाने में थोड़ी सी दिक्कत है हमारे लिए, क्योंकि ये जो है रोटेशनल मोशन जब हम पढ़ेंगे, यूट्यूब पर हम पढ़ा चुके हैं रोटेशनल मोशन, वहां पे ये कंसेप्ट विधिवत प्रयोग किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ध्यान दे विद्यार्थी, जैसे इस टाइप से अगर रोटेट कर रहा है, ये चीज देखिए, ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है अगर, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ए सी डब्ल्यू। तो ये देखिए एक्सियल वेक्टर यहां पे होगा, देखिए वर्टिकली अपवर्ड। इस एक्सिस डायरेक्शन में जो वेक्टर वर्क करेगा वो एक्सियल वेक्टर हो गया। ध्यान दे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा, और अगर उल्टा हो गया इसका, ये चीज इस डायरेक्शन में हो गया तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पर एक्सियल वेक्टर जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये बोलते हैं सी डब्ल्यू, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज सी डब्ल्यू, ये चीज है। अब इसको यहां विद्यार्थी समझाया गया, देखिए यहां पे इस टाइप से रोटेट कर रहा है तो एक्सियल वेक्टर वर्टिकली अपवर्ड दर्शाया गया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पे इस टाइप से दर्शाया गया है तो एक्सियल वेक्टर नीचे की ओर कार्य करेगा। इस फिगर में स्पष्ट है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एक्सियल वेक्टर इस टाइप से वर्टिकली अपवर्ड इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। अगर क्लॉकवाइज है तो एक्सियल वेक्टर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो ये विद्यार्थी, ये कंसेप्ट रोटेशनल मोशन में बहुत अप्लाई होता है, इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है उस चैप्टर के लिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, कुछ प्रॉब्लम देख लिया जाए तो दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। तो अभी ऑप्शन दिया हुआ विद्यार्थी, अब यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन हमें मालूम होना चाहिए। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये वेक्टर हमको दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ये वेक्टर ए बराबर इतना है, तो इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यस, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका हम बता रहे विद्यार्थी, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिए और अंडर रूट लगा दिए, इज इक्वल टू 1 हो गया।
देखिए इसका स्क्वायर ये आया, ये आया, ये आया। अब इन सबको ऐड करके यहाँ इस टाइप से लिखें, दोनों तरफ का स्क्वायर किए तो हमें ये चेहरा मिला। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89। तो 1 माइनस 0.89 करेंगे तो 0.11 है, और तो सी इक्वल टू अंडर 0.11। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बहुत अच्छा सवाल था। इस टाइप से आपको धोखा दे सकता है विद्यार्थी, ध्यान दिया जाए। अब तीसरा सवाल देखा जाए, लिखा बहुत लंबा है लेकिन है कुछ भी नहीं। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0, देखिए, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन XY प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट एट ए लेटर टाइम आर √3 द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द X एक्सिस एंड एंगल ऑफ। मतलब कोई पार्टिकल है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है चलना और XY प्लेन में चलता है, और फाइनल जहां पहुंचता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ ओरिजिन है, यहां से चला तो X एक्सिस पे कितना, √3 चला होगा। इसका मतलब X एक्सिस पे √3 चला है, और Y एक्सिस पे कितना चला है, 3। यस, हम मान लेते हैं कि ये एंगल कितना बनाया होगा, थीटा बनाया होगा बस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 अपॉन √3। 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, नीचे से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 आया, और √3 जो है tan 60 का मान होता है। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहां से ऑप्शन विद्यार्थी करेक्ट हो गया। अब एक सवाल और देखें, ये भी कंडीशन में आया है। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, इट्स लेंथ इन XY प्लेन इज। XY प्लेन में लेंथ पूछा है, तो XY प्लेन में लेंथ मतलब केवल i और j देखा जाएगा। तो लेंथ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा √i वाले की स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा √10 इसका आंसर। तो ऑप्शन में और सब दिया था, यहाँ पे हम ऑप्शन टोटल नहीं लिखे विद्यार्थी। तो हम समझते हैं कि आप इस टाइप से धोखा नहीं खाएंगे। XY प्लेन में केवल लेंथ चाहिए तो XY ही लिख दीजिए, YZ में चाहिए, YZ में चाहिए तो JK वाला लेना चाहिए, XZ में चाहिए तो J वाला छोड़ना चाहिए। और लेंथ मतलब आप समझ रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिया जाता है, ये तरीका बताया गया है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।